Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of power plant engineering, that is high pressure boilers. तो हाई प्रेशर बॉयलर्स आज हम हमारा नया चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का। इसमें हाई प्रेशर बॉयलर्स क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो प्रेशर है वो हम कोई भी स्टीम का प्रेशर बढ़ाने के लिए जो हम लोग बॉयलर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं हाई प्रेशर बॉयलर्स। Modern thermal power plants require steam at high pressure in the range of 160 bar with operating temperature of 500 to 600 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है अभी के जो नए नए थर्मल, उसमें जो स्टीम है ना उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, अराउंड 160 बार विथ, और उसके टेम्परेचर भी हाई चाहिए रहता है, अराउंड 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो दे रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम पर आवर, और जो स्टीम की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा चाहिए रहती है। फॉर दिस पर्पज़ हाई प्रेशर बॉयलर्स आर यूज, तो इसीलिए हम हाई प्रेशर बॉयलर्स को यूज़ करते हैं। द मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स यूज्ड फॉर पावर जनरेशन ऑपरेट एट द प्रेशर up to 160 bar and maximum steam temperature of 540 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्रेशर बॉयलर्स है, हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, तो वो किस लिए पावर जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं, एट कौन से प्रेशर पे, इनका जो प्रेशर जो पावर जनरेशन के लिए प्रेशर लगता है वो 160 बार होता है, और उसका टेम्परेचर अराउंड 540 दैट इज़ 500 टू 600 के बीच में, डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। दे आर एबल टू डिलीवर स्टीम एट द रेट ऑफ 650 टन्स पर आवर। तो कितना स्टीम वो दे सकते हैं एक घंटे में? 650 टन्स। 1 टन तो आपको पता होगा 100 kg है, तो 650 टन्स का जो एक घंटे में 650 टन्स वो स्टीम प्रोवाइड कर सकता है। यूनिक फीचर्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स। सो मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन, इसमें जो वाटर सर्कुलेशन होता है उसका मेथड्स क्या, कैसे अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। ऐसा जो पानी हम लोग सप्लाई करते हैं, क्योंकि पानी से ही स्टीम बनेगा। सो जो वाटर है वो हम लोग अलग अलग मेथड से सप्लाई करते हैं, हर एक का मेथड अलग अलग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स होते हैं हाई प्रेशर बॉयलर्स, तो उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग वाटर का सप्लाई करते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द बॉयलर मे बी नेचुरल सर्कुलेशन ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस और फोर्स सर्कुलेशन। या तो नेचुरल सर्कुलेशन होगा कि डेंसिटी अगर जो जहाँ पे स्टीम बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी, और जो वाटर जहाँ पे है, पानी जहाँ पे है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टीम जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस होगा, और हमारा जो वाटर है वो नेचुरली सर्कुलेट करेगा। हमें कोई अलग से फोर्स सप्लाई नहीं, पंप वगैरह नहीं फीड करना होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरली नहीं हो पाता है तो हमें पंप वगैरह लगाना पड़ता है पानी को उस बॉयलर में भेजने के लिए। इन ऑल मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट्स द वाटर सर्कुलेशन इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ द पंप विच फोर्स द वाटर थ्रू द बॉयलर प्लांट। मतलब ये जो हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं तो इनमें जो मॉडर्न जो अभी के बने हैं तो उसमें क्या लगता है, पंप लगा हुआ रहता है, पंप ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, ताकि जो पानी का सप्लाई है वो हम जब भी हमें ज़रूरत है तब वो पंप करके हम उस बॉयलर में भेज सकें। टाइप्स ऑफ ट्यूबिंग। In most of the high pressure boilers, the water circulated through the tubes and their external surfaces are exposed to the flue gases। तो ट्यूबिंग अलग अलग तरीके का ट्यूबिंग लगा हुआ रहता है, तो जो पानी का जो सर्कुलेशन है, जो ट्यूब में से पानी सर्कुलेट हो रहा है, आर एक्सटर्नली एक्सपोज्ड टू द फ्लू गैसेस। जो हम गैस लगाते हैं, जो हॉट गैसेस, जिससे हम पानी को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका जो ट्यूब है वो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में रहता है, एक्सटर्नली उसके कांटेक्ट में रहता है, जिसके अंदर से क्या होता है, पानी जो है वो फ्लो होता है। In water tube boilers, if the flow take place through one continuous tube, the large pressure drop takes place due to friction। तो अगर एक ही ट्यूब अगर हम रखेंगे, पूरे जो यूनिट है उसमें अगर हम एक ही ट्यूब रखेंगे तो हमें जो प्रेशर है वो प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलेगा ड्यू टू फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन के कारण हमें क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलेगा. दिस इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय अरेंजिंग द फ्लो, sorry, this is considerably reduced by arranging the flow to pass through the parallel system of tubing. In most of the cases, several sets of tubing are used. मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्यूब्स है वो लगे हुए रहते हैं. एक यूनिट जो बॉयलर्स हैं उसमें जो बहुत बहुत सारे ट्यूब्स, सेवरल ट्यूब्स आर provided. Then these types of arrangement helps to reduce the pressure low and a better control over the quality of the steam. मतलब स्टीम का प्रेशर ड्रॉप नहीं हो जाए, बिकॉज हमें उस स्टीम का प्रेशर भी हाई चाहिए और टेम्परेचर भी हाई चाहिए, तो उस प्रेशर ड्रॉप नहीं हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूब्स लगाते हैं. अगर हम एक ही ट्यूब में से सर्कुलेट करते रहेंगे तो हमें फ्रिक्शन के कारण हमें जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं हमारा इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ हीटिंग. द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ हीटिंग मे बी यूज टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र. तो जो ये जो आगे मैं बताने वाला हूँ, तो ये सब मेथड्स के कारण हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग में जो पानी को हीटिंग लेवल एक एक्सट्रीम मतलब एफिशिएंसी उसकी बढ़ा सकते हैं, हीटिंग की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. The saving of heat by evaporation of water above critical pressure of the steam. Saving of heat by evaporation of water above critical pressure of the steam. Then heating of water can be made by mixing the superheated steam. तो पानी को हम अगर पहले तो हीट करेंगे तो उससे तो स्टीम बनेगा ही, लेकिन अगर उसका प्रेशर और टेम्परेचर और बढ़ाना है, उसको हीटिंग और अच्छे से देना है, तो हम सुपर हीटेड स्टीम से हम उसको सुपर हीटेड स्टीम जो ट्यूब्स होंगे वहाँ से हम उसको पास करेंगे, ताकि वो उसका जो हीटिंग है वो एफिशिएंट हो. द मिक्सिंग फेनोमेनन गिव्स द हाईएस्ट हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट. अगर आप ऑलरेडी वो हीटेड है, ऑलरेडी वो स्टीम बन चुका है, और उसमें अगर हम सुपर हीट करेंगे, मतलब उसको और हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा. The overall heat transfer coefficient can be increased by increasing the water velocity inside the tube and increasing the gas velocity above sonic velocity. फिर इसके यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, इसके आप रीड कर लीजिए, जैसे कि मैं एक दो पॉइंट आपको रीड करके बता देता हूँ. इन हाई प्रेशर बॉयलर्स पम्प्स आर यूज टू मेंटेन फोर्स सर्कुलेशन to maintain force circulation of water through the tubes of the boiler. This ensures a positive circulation of water and increase the evaporation capacity of the boiler. Hence, less number of steam drums are required. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, आप ज़रा रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाई प्रेशर बॉयलर्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं. नेक्स्ट हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स. तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आज इसमें से हम हमारे दो टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे उसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग कैसे वो वर्क करता है, और हमें स्टीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे हमें मिलता है. वेरियस टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स आर एनलिस्टेड एज बिलो. लेमंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लोएफ्लर बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर, स्केमिड हार्टमैन बॉयलर, रैमसिन बॉयलर. तो ये सारे जो नाम हैं, जो जिसने ये एक्चुअली ये नाम किस पे बेस्ड है, जो बॉयलर के ऊपर बेस्ड नहीं है, उनके जिन्होंने बॉयलर बनाया है, उन जिन्होंने बनाया है इस बॉयलर को, अपने अपने पर्टिकुलर बॉयलर बनाया है, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, हर एक बॉयलर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, और इसलिए नाम भी उनके अलग अलग हैं, और उनके जिन्होंने बनाया है उनके नाम के बेसिस पे वो बॉयलर अब नाम उसके उसी नाम से मशहूर है. नेक्स्ट हम देख सकते हैं लेमंट बॉयलर. सो पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला टाइप है वो है लेमंट बॉयलर. लेमंट बॉयलर क्या है हम देखते हैं, पहले उसका टाइप देखते हैं. डेट इज़ मॉडर्न हाई प्रेशर, वो मॉडर्न हाई प्रेशर का टाइप का है. देन वाटर ट्यूब, इसमें वाटर ट्यूब भी लगे हुए रहेंगे. फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, इसमें एक फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर मतलब हमें इसमें पंप देखने को मिलेगा,
हम यहाँ पे पंप देखने को मिलेगा हमें। जो पानी सर्कुलेट करना है वो पंप के थ्रू करना है। वर्किंग प्रिंसिपल, दिस बॉयलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन मेंटेन बाय द स्टीम ड्रिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन सा पंप लगा है? सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसके क्या कंस्ट्रक्शन है और उसके वर्किंग के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें इतना टफ नहीं है। बस मैं आपको एक बार रीड आउट और डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेमन बॉयलर हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, इसमें दो मेन कंपोनेंट्स है, इवोपरेटिंग सेक्शन एंड सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम। तो आते हैं हमारे डायग्राम पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इवोपरेटिंग सेक्शन, इवोपरेटिंग सेक्शन सेट ऑफ पैरेलल ट्यूब्स। तो ये जो है ये इवोपरेटिंग सेक्शन है, और दूसरा पार्ट जो है सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम, या ड्रम जैसा सिलेंडर टाइप में है, आप देख सकते हैं सर्कल शेप में है, तो उसे हम कहते हैं सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम। तो ये कैसे वर्क होता है मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। इन लेमन बॉयलर वाटर इज सप्लाइड थ्रू एन इकोनोमाइजर टू ए सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम। तो यहाँ पे इस वेरी टॉप ना एकदम टॉप में देखिए आप, तो वहाँ पे फीड वाटर लिखा है एट द वेरी राइट साइड। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक राइट साइड पे देखिए फीड वाटर, एट इज़ फीड वाटर पंप। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है। यहाँ से क्या होगा, पानी हम सप्लाई करेंगे टू द सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम। सेपरेटिंग और स्टोरेज ड्रम में हम सप्लाई करेंगे। कहाँ से किससे कहाँ से पास करेंगे हम इसे? इकोनोमाइज़र से हम इसे पास करेंगे। इवोपरेटिंग सेक्शन, अब जो इवोपरेटिंग सेक्शन है उसमें क्या होता है तो हम आगे देखेंगे। फीड वाटर इज सप्लाइड टू द इवोपरेटिंग सेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। द इवोपरेटिंग सेक्शन इज अ सेट ऑफ पैरेलल ट्यूब्स। While passing through the evaporating section, the water gets heated and some quantity of water gets vaporized. तो इवोपरेटिंग, जैसे ही ये सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम में आया तो यहाँ पे पानी क्या होगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ज़्यादा गर्म नहीं होगा, थोड़ा सा ही हम इसे गर्म करेंगे, और फिर पास इकोनोमाइज़र और सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम से फिर वो पास होगा जो नीचे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा है वहाँ से वो पास होगा इवोपरेटिंग सेक्शन में। सो इवोपरेटिंग सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल ट्यूब्स लगे हुए थे। जैसे सीरीज़ में नहीं, एक पैरेलल ट्यूब्स लगे हुए थे जिसमें से वाटर हम पास करते हैं। While passing through the evaporating section, the water gets heated and some quantity of water gets evaporated. तो पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और कुछ पानी क्या होगा, इवोपरेज्ड हो जाएंगे। तो हमें जो भी क्वांटिटी इसके बाहर इवोपरेटिंग सेक्शन के बाहर जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो कौन से फॉर्म में रहेगी, वाटर प्लस स्टीम के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हमें वेपराइज फॉर्म में मिलेगी। दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम इज सप्लाइड टू सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम। तो ये जो स्टोरेज ड्रम है, तो जैसे सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम जो यहाँ पे दिखाया गया है, तो इवोपरेटिंग सेक्शन में से फिर वो कहाँ जाएगा, जो भी हमें जो मिक्सचर मिला है वाटर और स्टीम का, तो वो अब जाएगा सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम में। वहाँ पे जाने के बाद सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम का फंक्शन क्या है वो देखते हैं। इन सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम द वेपर स्टीम इज सेपरेटेड। तो इसमें जो वेपर स्टीम है, जो स्टीम है मतलब जैसे पानी को बॉईल किया तो अब उससे वो क्या हो गया, गर्म हो गया, दैट इज़ स्टीम बन गया। तो जो स्टीम क्या हो गया, ऊपर आप बबल्स देख सकते हैं उसमें, तो बबल्स मतलब क्या हो गया, स्टीम हो गया, और वो स्टीम क्या हो गया, सेपरेट हो गया। दिस सेपरेटेड स्टीम पासेस थ्रू द सुपर हीटेड ट्यूब्स। तो ये जो स्टीम है, जो गैस ऊपर जो बबल्स जैसे आपको देख सकते हैं, तो वो एक्चुअली स्टीम है, और वो स्टीम को फिर कहाँ से पास करते हैं, सुपर हीटर से पास करते हैं। वेर इट इज़ फर्दर हीटेड ड्यू टू हीट गेन फ्रॉम फ्लू गैसेस। मतलब जो हमारा जो हॉट गैसेस है जो इवापोरेशन सेक्शन से निकल रहा है, तो आपको पता है कि गैस जब जो हीट होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ, जो भी गैस होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जो हॉट गैसेस है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो स्टीम है, स्टीम जो हमारा जो सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम में से पास हो रहा है, तो सुपर हीटर से हम उसे पास करेंगे, बिकॉज जो भी फ्लू गैसेस है वो सुपर हीटर को स्ट्राइक करेगा, और सुपर हीटर में से जो स्टीम जा रहे हैं उसको और हीट करेगा, उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज़ कर देगा। Thus the steam becomes superheated and can be taken out to supply it require
एप्लीकेशन, मतलब अब सुपर हीटर से पास करने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, और उसके बाद हम जहाँ पे हमें इसे यूज़ करना है टरबाइन में या फिर इंजन में, जहाँ पे भी हम इसे यूज़ करना चाहें हम उसे यूज़ कर सकते हैं। द लेवल ऑफ वाटर इन द ड्रम इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट बाय सप्लाई फीड वाटर इक्विवेलेंट टू द स्टीम इवोपरेटेड। जो भी पानी रहेगा, पानी का जो लेवल रहेगा यहाँ पे सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम में, तो वो एक मेंटेन एक कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे उसमें से स्टीम बनती जाती है वैसे वैसे पानी एक तरफ से उसमें आते जाते हैं, और इसका जो लेवल है वो मेंटेन रखा जाता है। लार्ज सर्कुलेशन ऑफ वाटर प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग ऑफ ट्यूब्स। तो अगर ज़्यादा हम उसके ट्यूब्स अगर बढ़ा देंगे, तो अगर उसमें पानी ज़्यादा सर्कुलेट करने लगे, ट्यूब्स बढ़ा दे, तो उसका क्या हो जाएगा, ओवर हीटिंग। जितना हम ट्यूब्स बढ़ाएंगे उतना ओवर हीटिंग होगा। नेक्स्ट, बेंसन बॉयलर। आपने अभी देखा कि लेमंट बॉयलर क्या था, अब बेंसन बॉयलर। तो इसमें आपको ये पढ़ने के बाद, बेंसन बॉयलर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो हाई प्रेशर ड्रमलेस, अब उसमें क्या था, ड्रम था, सेपरेटिंग एंड स्टोरेज ड्रम था, बट इसमें ड्रम नहीं है, ड्रम है ही नहीं। वाटर ट्यूब, वाटर ट्यूब रहेगा। फोर्स सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर, मतलब इसमें भी पंप ज़रूर रहेगा। वर्किंग प्रिंसिपल, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर अप टू सुपर क्रिटिकल वैल्यू दैट इज़ 2 to 5 बार। अगर जो प्रेशर है उसको 2 to 5 बार तक लेके जाना है तो हम बेंसन बॉयलर को यूज़ करेंगे। टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग, तो बॉइलिंग किए बिना, पानी को उबाले बिना स्टीम बनाना है, कैसे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सो इन दिस बॉयलर द फीड वाटर एंटर्स एट वन एंड एंड डिस्चार्ज सुपर हीटेड स्टीम एट द अदर एंड। एक तरफ से पानी जाता है और दूसरी तरफ से सुपर हीटेड स्टीम हमें देखने को मिलता है। द फीड पम्प इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ वाटर अप टू सुपर क्रिटिकल प्रेशर दैट इज़ 2 to 5 बार। तो जो फीड पंप रहेगा, जो भी पंप रहेगा हमारे पास, तो वो क्या करेगा, उस जो प्रेशर, पानी का प्रेशर क्या कर देगा, बढ़ा देगा अप टू 2 to 5 बार, एंड दस द वाटर डायरेक्टली गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग। और इसीलिए अगर 2 to 5 तक अगर प्रेशर बढ़ गया तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट द हेल्प ऑफ द बॉइलिंग। इसका ज़रा डायग्राम देखते हैं और वर्किंग कंस्ट्रक्शन कैसा है वो हम ज़रा समझ लेते हैं। द वाटर इज़ पास टू द इकोनोमाइज़र, पहला स्टेप सेम है, उसमें भी इकोनोमाइज़र से हम पास कर रहे थे। वेर इट गेट्स हीटेड, तो इकोनोमाइज़र में क्या होता है, हम हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं, बट थोड़ा सा हम पानी को गर्म कर देते हैं। दिस हॉट वाटर इज़ सेंड टू रेडिएंट इवापोरेटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इकोनोमाइज़र है ऊपर, पहले तो हम फिर यहाँ पे बहुत सबसे नीचे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं फीड वाटर इन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से वाटर अब ऊपर की तरफ जाके फीड वाटर, यहाँ पे देखिए आप इकोनोमाइज़र लिखा हुआ है। सो इकोनोमाइज़र में से पास होने के बाद वो जो हॉट वाटर है, जो गर्म पानी है, वो जाएगा हमारा इसको क्या कहते हैं, रेडिएंट इवापोरेटर, इसे हम कहते हैं रेडिएंट इवापोरेटर। ये भी कैसा रहता है, इसमें भी जो ट्यूब रहते हैं वो पैरेलल सेक्शन में लगे हुए थे। देन व्हेन मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो इसमें क्या होता है, जो रेडिएंट इवापोरेटर में है वो ज़्यादातर जो भी जितने भी मैक्सिमम पानी, मतलब ऑलमोस्ट जो पानी होता है वो स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द रिमेनिंग वाटर इज़ इवापोरेटेड बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द हॉट गैसेस पासिंग ओवर द सरफेस ऑफ द कन्वेक्शन सुपरेटर। अब इसमें से जो स्टीम निकलेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो स्टीम निकलेगा वो अब जा रहा है रेडिएंट इवापोरेटर से, अब जाएगा हमारा कन्वेक्शन सुपर हीटर में। कहाँ पे जाएगा, कन्वेक्शन सुपर हीटर। तो जो भी रिमेनिंग पानी, अभी मैंने बोला कि 100% जो पानी है वो पूरी तरह स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा रेडिएंट इवोपरेटर में, बट जो भी इसके रेडिएंट इवोपरेटर के पास होने के बाद जब वो कन्वेक्शन सुपर हीटर में जाएगा, तो जो भी बचा कुचा जो पानी है,
थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा, वो वेपराइज्ड हो जाएगा. इट इज़ इवोपरेटेड बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द हॉट गैसेस पासिंग ओवर द. तो कन्वेक्शन सुपरेटर के ट्यूब्स के ऊपर से जब हॉट फ्लू गैसेस पास होंगे तो उसका जो पानी क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इवोपरेट हो जाएगा. द हीट ट्रांसफ़र मोड इज़ कन्वेक्शन. तो जो इसमें हीट ट्रांसफ़र मोड क्या होगा, कन्वेक्शन होगा. The heated steam at supercritical pressure 225 bar is then sent to prime move engine turbine to produce useful work. सो मतलब इसमें क्या बोला है कि सुपर हीटेड स्टीम जो है, अब ये जो सुपर हीटेड स्टीम जो ट्यूब्स है उसमें से पास होने के बाद जो स्टीम पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, और फिर वो स्टीम को हम यूज़ कर सकते हैं टरबाइन या फिर इंजन में, जहाँ भी हम चाहे. जो प्राइम मूवर है, जहाँ पे हम एप्लीकेशन, जहाँ हम ये बॉयलर क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि स्टीम जो है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर में हमें मिले, ताकि हम उसको फर्दर कुछ भी जो आगे हमको एप्लीकेशन से उसमें हम अप्लाई कर सकें. तो वो जो स्टीम हम बना चुके हैं, हम अब उसको एक कोई भी एक प्राइम मूवर में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं इस पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वो भी देख लेते हैं क्या दिया गया है. लो इनिशियल कॉस्ट ऑफ बॉयलर बिकॉज वाटर एंड स्टीम ड्रम नॉट एक्वायर्ड. जो इनिशियल कॉस्ट है वो लो है बिकॉज इसमें स्टीम ड्रम जो है वो जो हमने लेमंट बॉयलर में देखा वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा, और इसीलिए हमारा इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम है. एज देर इज़ नो प्रेशर लिमिट देयर फॉर सुपर क्रिटिकल प्रेशर में बी एम्प्लॉयड. प्रेशर की लिमिट नहीं है, इसलिए हम इसको सुपर क्रिटिकल तक हम ले जा सकते हैं. इट इज़ लाइट वेट बॉयलर जो है वो लाइट वेट रहेगा बिकॉज इसमें ड्रम ऑलरेडी जो है वो बाहर निकाल दिए, मतलब हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं. ये इसके एडवांटेजेस है. डिसएडवांटेजेस हैं कि द इवोपरेशन प्रोसेस में लीव स्मॉल डिपॉजिट्स ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम ड्यू टू विच इट रिक्वायर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग. तो इवोपरेशन के वक्त जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो जमा हो सकते हैं ट्यूब्स में, जब पानी से स्टीम में कन्वर्ट होते हैं तब, तो उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना भी ज़रूरी है. द ट्यूब्स आर likely to be overheated इन केस ऑफ इनसफिशेंट वाटर फ्लो. तो अगर पानी जो है वो अगर फ्लो ठीक तरीके से रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड क्वांटिटी में नहीं हो रहे हैं, तो जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हमें क्या देखने मिलेगा, जो ट्यूब्स हैं वो ओवरहीट होने लगेंगे. और ये एक डिसएडवांटेजेस है हमारे बॉयलर के लिए, जो हमारे डैमेज कर सकता है हमारे ट्यूब्स को. सो आज के लिए बस इतना ही. हम आगे का जो भी है, जो दूसरे टाइप्स है बॉयलर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.